सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। ग्रामर का ये टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा किसे कहा जाता है, बोली किस तरीके से बोली जाती है, लिपि जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है। लेकिन भाषा, बोली, लिपि में किस प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए, किस प्रकार की स्पष्टता होनी चाहिए, वो हमें व्याकरण सिखाता है। तो चलो बाल दोस्तों, मिलते हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से। यहाँ पे देखोगे जैसे कि कुछ हमें चित्र दिए हैं, चित्र के साथ उनके कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे कि दरवाज़ा खटखटाना यानी नॉक करना, झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना, रास्ते का सिग्नल किस तरीके से है, लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है। ये सभी चित्र कोई ना कोई संकेत बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई तीनों चित्र के अंदर एक भी भाषा का माध्यम नहीं है। भाषा का माध्यम जो है वो संकेतों के आधार पर लिया गया है। यहाँ पे वाचा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन संकेतों के कुछ अर्थ अवश्य है जिन्हें समझकर हम इनका पालन करते हैं। इन संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचाते हैं। जैसे कि दरवाज़ा खटखटाना, टक 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 टक, झंडी दिखाना, हिलाकर झंडी दिखाना, और सिग्नल जो है उससे ट्रैफिक किस तरीके से वाहन चलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ प्रॉपर रुक जाते हैं, उसकी बात बताना। संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहना भाषा का एक रूप है। भाषा का एक रूप माना गया है सांकेतिक भाषा को, संकेतों के आधार पर, इशारों के आधार पर। जैसे कि साइलेंट होने के लिए मुंह पे उंगली रखना। हाँ, जैसे कि आप सभी लोग अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो। मोबाइल में देखोगे तो व्हाट्सअप आपने देखा होगा, तो व्हाट्सअप में कुछ मैसेज करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ इमेजेस देखने को मिलेगी जो स्माइली फेस होते हैं। कुछ स्माइली फेस चुप रहने के लिए कहते हैं, साइलेंट रहने के लिए कहते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ रूठे हुए हैं, ठीक है, कुछ रोते हुए हैं। तो ये जो सारे सिम्बॉल्स हैं वो एक संकेत दे रहे हैं कि अभी हंसने के लिए कहा सामने वाले ने, सामने वाला बहुत पेट पकड़ के हंस रहा है, साथ में आंसू भी निकल रहे हैं, उस तरीके से। तो वो संकेत कहा जाता है। इसे हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। संकेतों के माध्यम से बात कहने की एक सीमा होती है। एक सीमा तक ही हम संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में या प्रॉपर रूप वो भाषा का नहीं कहा जाता, क्योंकि जानते होंगे कि जब तक मौन व्रत लेना, बिल्कुल बात ना करना, एक दिन निकालो, 2 दिन निकालो, तीसरे दिन तो कोई भी कहेगा कि नहीं भई अब तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। पुराने ज़माने की ओर चले जाएं तो फिल्म जगत की बात करें तो फिल्म जगत में जैसे कि हरिश्चंद्र नाम की जो फिल्म बनी थी वो मूक फिल्म थी, यानी उसमें संवाद नहीं थे, उसमें डायलॉग्स नहीं थे, उसमें केवल एक्शन थी, अभिनय था। अभिनेता और अभिनेत्री, हीरो और हीरोइन दोनों एक्शन करते थे, अभिनय करते थे। बैठने का, रूठने का, हंसने का, गाना गाने का, मंदिर से प्रार्थना करने का, सारे एक्शन मूवमेंट हुआ करती थी। फिर आए कुछ कार्टून्स में आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी। उसमें उन पहले के कार्टूनों में संवाद नहीं थे, सिर्फ भागम दौड़, कुछ हरकतें दिखाना, संकेतों के आधार पर कार्टून चैनल चलते थे। चार्ली चैपलिन ने उसका जो कैरेक्टर था, उसका जो पात्र था, वो बड़ा ही अनोखा था। वो अपनी हरकतों से, अपने संकेतों के माध्यम से प्रचलित हुआ व्यक्ति था। मिस्टर बीन, ये सारे जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो अपने अभिनय के कारण प्रख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन गहराई से मन के भाव, जैसे रूठ जाना, हंसना, गुस्सा करना, वो आप दिखा सकते हो। लेकिन अंदर की जो वेदना होती है उसको ज़्यादा मात्रा में आप सामने वाले के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। अतः हमें ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे हम अपने विचार या भाव पूरी तरीके से प्रकट कर सकें। इसके लिए हम कुछ ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने विचार को स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है
कक्षा में अध्यापक बोलते हैं और छात्र सुनता है। एक होता है वक्ता और सामने वाला जो होता है वो श्रोता। तो वक्ता बोलता है, श्रोता उसे सुनता है। ये बोलने की और सुनने की आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे एक भाषा का माध्यम कहा गया, पर उस माध्यम का भी एक नाम रखा गया जिसे कहा गया मौखिक भाषा। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपका कोई प्रश्न होगा, आप बोलोगे, मैं सुनूंगी। जहाँ कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे स्थान पर अभी मैं बोल रही तो मैं वक्ता हूँ, आपके स्थान पे आप श्रोता हो, लेकिन जब आप बोलोगे तो आप वक्ता हो जाओगे, मैं श्रोता हो जाऊंगी। तो वक्ता श्रोता का आदान प्रदान यहाँ पे काम करता है मौखिक भाषा के अंदर। अध्यापक अपनी बात बोलकर समझते हैं और छात्र उसे सुनकर समझते हैं। अध्यापक जो होता है वो अपनी बात को क्या करता है, बोलकर छात्रों को समझाते हैं कि देखो बेटा यहाँ पे ऐसा होता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। संकेतों के माध्यम से पहले इस तरीके की फुल फिल्मों बना करती थी, फिर उस फिल्मों में बाद में संवाद डाले गए, डायलॉग्स डाले गए और फिर उसके अंदर रुचि आई, इंटरेस्ट आया और फिल्म अभी जो आप देखोगे वो एक्शन के साथ, डायलॉग्स के साथ, कॉमेडी भरी बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर छात्र मिलकर अपनी बात प्रकट करते हैं। अरे सॉरी फिर छात्र लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं। छात्रों द्वारा लिखी गई बातों को अध्यापक पढ़ सकते हैं। जब छात्र ने सुना, फिर उसी छात्र ने जो सुना है वो लिखा, तो वो लिखित रूप हो गया। और जब आपने कुछ लिखा है और उसे हम पढ़ रहे हैं, तो आपने कौन सी सीमा तक कितना सही लिखा है, कौन सी गलतियाँ की है, वो सारी चीज़ आपकी लिखावट में आ जाती है। इसीलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है, उसे वैज्ञानिक भाषा कहा गया है, लॉजिकली लैंग्वेज, जिसे जैसे कि आप सोचते हो, जैसा ही आप बोलते हो वैसा ही आप उसे लिख सकते हो, वैसा ही उसका लिखित रूप होता है। उसकी तुलना अन्य भाषा के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी भाषा जो है वो जितना आप बोलते हो, जितना समझते हो, जितना सोचते हो, फिर जब आप लिखते हो वही उसकी स्पष्टता होती है। जैसे मोहन नाच रहा है और हम लिखेंगे भी मोहन नाच रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी भाषा की तुलना किसी अन्य भाषा के साथ नहीं की जा सकती। आगे, इन ध्वनियों को एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। एक की बोलने की बात आई, दूसरे सुनने की बात आई। बोलने वाले को वक्ता, सुनने वाले को श्रोता कहा गया। हम अपने भावों को, मन में भाव उत्पन्न होते हैं, रोने आता है, हंसना आता है, खेलना, कुछ खाने का मन होता है, तो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं फिर उसको हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है। बोलते समय कुछ ध्वनि का प्रयोग करते हैं, लिखते समय उसके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। वो प्रतीक वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। बोलने के लिए हमें ध्वनि चाहिए। ध्वनि का दूसरा नाम है आवाज़, और इस आवाज़ों के साथ जुड़ा है हमारा स्वर। ये तीनों जो शब्द है ना, वो तीनों समान शब्द हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। लेकिन जब ध्वनि और यानी में स्वर के साथ, उन ध्वनियों के साथ कुछ प्रतीक लिखे जाते हैं, प्रतीक और चिन्ह, सिंबल, जैसे कि प्र, क, ख, ग, ये प्रतीक कहे गए, यानी कहने का मतलब व्यंजन। तो वर्ण या अक्षर तब बनते हैं जब स्वर और व्यंजनों का मेल होता है, फिर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से बड़े बड़े अनुच्छेद लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो, कविताएं लिख सकते हो, पद लिख सकते हो आदि। जिन माध्यमों से मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के भावों एवं विचारों को समझता है, वह भाषा कहलाती है। तो आपने समझ लिया कि भाषा किसे कहते हैं, कि जब व्यक्ति अपने मन के भाव और विचार किसी के सामने प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, प्रेजेंट करता है, और सामने वाला व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति वो भी अपने भाव और विचारों को किसी और के सामने प्रस्तुत करता है, तो उसे भाषा कहा जाता है।
लेकिन भाषा किस तरीके से बोली जाती है, किस तरीके से उसके रूप होते हैं, किस तरीके से उसके प्रकार होते हैं, वो हमें देखना है। हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं। इसके आधार पर भाषा के 3 प्रकार दिए हैं। मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो सारी चीज़ें समझ सकती है, अच्छे से बोल सकती है, अच्छे से लिख सकती है और अच्छे से उसका सुनना, समझना, बोलना, लिखना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो सिर्फ मनुष्य जाति को ही वरदान के रूप में मिली है। और इसी वरदान के रूप को हम सालों भर से, करोड़ों सालों से उसको फॉलो करते आए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर, भाषा के आधार पर उसके 3 प्रकार दिए। एक है सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो सिंपल तरीके से समझना है तो सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं। संकेतों के आधार पर अपने जब विचार प्रकट करते हो तो सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यानी मुख से बोलकर जब आप किसी के सामने बात अपनी रखते हो, प्रकट करते हो तो वो मौखिक भाषा। और जब आप किसी बात को या किसी आपके विचार को या अपने भाव को जब आप लिखकर प्रकट करते हो तो वो लिखित भाषा का रूप बन जाती है। आइए इनकी परिभाषा देखें। पहले देखेंगे हम सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम संकेत करके किसी बात का या विचार प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा। मैंने पहले सिंपल तरीके से आपको भाषा समझाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्याकरण के हिसाब से भी लिख सकते हो। एक के द्वारा दूसरे को हाथ से रुकने का संकेत देना, रुक जाओ, स्टॉप। हाथ हिलाकर जाने का संकेत देना, बाय बाय, हेलो, हाय। सड़क पर लाल बत्ती, हरी बत्ती दिखाकर रुकने एवं जाने का संकेत देना, यानी सिग्नल की बात हो गई। तो वहाँ पे व्यक्ति जो वाहन लेकर निकला हुआ होता है उसको समझ में आता है कि कौन सी लाइट, कौन सी बत्ती जलने पर मुझे रुकना है, कौन सी बत्ती जलने पर मुझे जाना है। संकेतों के माध्यम से सदैव हम अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकते। मैंने जैसे आगे बताया वैसे स्पष्टता के लिए हमें बोलना या लिखने का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए भाषा के इस रूप को हम पूर्णतः भाषा में सम्मिलित नहीं कर सकते। पूर्णतः यानी प्रॉपर, वो प्रॉपर भाषा नहीं है। हाँ, उसको मिक्सिंग भाषा कह सकते हो कि हम बोलने के साथ उसका कुछ ऐसी जगहों पे उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे स्माइली के फेस आते हैं, रूठना, मनाना, मिस हंसना, बहुत सारा रोना, एक आंख से आंसू बहना, 2 आंख से धड़ाधड़ रोना, चुप हो जाना, गुस्से वाली स्माइली, एंग्री वाली स्माइली। तो ये जो सिंबल्स है ना, जो संकेत दे रहे हैं हमें कि व्यक्ति सामने वाला क्या बोलना चाहता है। आगे, जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरे द्वारा बोले गए भावों एवं विचारों को सुनकर समझते हैं, तब वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें भाषा का बोलना एवं सुनना दोनों आता है, दोनों आदान प्रदान की क्रिया बन जाती है। जैसे कि किसी का टेलीफोन आ गया, अब मैंने बोला हेलो, सामने बोला हेलो, कौन बोल रहे हो? मोहन बोल रहा हूँ। अच्छा, पापा घर पर है? हाँ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहले वाला सुन रहा है। वाद विवाद करना, वाद विवाद के लिए भी किसी सामने वाले के होना बहुत ज़रूरी है। अकेला बड़बड़ाएगा तो कोई ऐसा ही कहेगा पागल हो गया है। आपसी बातचीत, 2 व्यक्ति या घर के परिवार के सदस्य बैठे हैं और अपने परिवार की बातें कर रहे हैं तो वो आपसी बातचीत में आ गए। भाषण देना, वक्ता बन के मुझे भाषण देना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मैं किस तरीके से उसको तैयार करूँगी, किस तरीके से हमें उसका प्रेजेंटेशन तैयार करना है। जैसे मदर्स डे के ऊपर आप ऐसा कह दो कि मुझे माँ के ऊपर एक वक्तव्य देना है, एक वक्ता बनना है, एक भाषण देना है। वहाँ पे हम किस तरीके से अपना प्रेजेंट तैयार करते हैं,
वो ज़रूरी है। जिसमें बोलकर अपने विचारों को स्पष्ट किया जाता है, वह सुनकर दूसरे को विचारों को जाना जाता है। अभी मैं बोल रही हूँ और अपने विचार आपको बता रही हूँ, आप मेरे विचारों के माध्यम से इस टॉपिक को समझ रहे हो। कहने का मतलब ये मौखिक भाषा का ही रूप हुआ। जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिख कर प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को पढ़कर समझते हैं, तब लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का लिखना एवं पढ़ना ही अति आवश्यक है। पत्र लिख रहे हो, पत्र लिखोगे तो बट ऑब्वियसली कि सामने वाला पढ़ेगा ही। कहानी लिखना, बहुत सारी कहानियाँ आती है हमारे लिटरेचर में और आज भी हम उसे पढ़ रहे हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो वास्तविकता पर आधारित होती है, तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो काल्पनिक आधार पर होती है। कुछ चुटकुले होते हैं, कुछ हंसी मजाक के चुटकुले रहते हैं, कुछ दोहे होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं, कुछ पद होते हैं। लेखक द्वारा विचारों को लिखकर प्रकट करना, उसका एक साहित्य तैयार करना। साहित्य के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक सामाजिक तरीके से समाज में किस तरीके का निरूपण हो रहा है, घड़तर हो रहा है, वो हमें बताया जाता है। पाठक द्वारा कविता को पढ़कर कवि के विचार समझना। पाठक यानी पढ़ने वाला कविता को पढ़ता है, फिर कविता को समझता है, आखिर कवि क्या कहते हैं। कवि ने अभी कुछ और कहा, फिर कवि की कल्पना बहुत दूर तक चलती है। भाई कवि की कल्पना बहुत दूर तक चलती है। कवि जब कविता की रचना करने बैठता है तो उसके विचारों की कोई सीमा ही नहीं होती। उसके विचारों में वास्तविकता के साथ काल्पनिक बातें भी जुड़ जाती हैं, वो दूर तक निकल जाते हैं, लेकिन अपने विषय से परे नहीं हटते। वो होते हैं कवि। पल भर में यहीं थे, पल भर में कहीं और चले गए। अगर कवि थे तो कविता रच गई, अगर कवि थे तो कविता रच गई, वरना लेखक होते तो साहित्य रच जाता। भाई इसका ध्यान रखना कि किसे लेखक कहा जाता है, किसे कवि कहा जाता है। इसमें लिखकर अपने विचारों को बताया जाता है तथा पढ़कर दूसरे के विचारों को समझा जाता है। मैंने कुछ लिखा, आपने उसे पढ़ा, हाँ अध्यापिका जी ये कहना चाहती है, तो छात्र इस तरीके से इसे समझते हैं। यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हो। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत एवं भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है बोलना। संस्कृत भाषा से उसका जन्म हुआ। उत्पत्ति होना यानी जन्म होना। तो भाष शब्द से आया भाषा, भाषा जिसका अर्थ हुआ बोलना। सिंपल सेंटेंस मैंने एक बार जब क्लास शुरू हुई तब पूछ लिया कि भाषा किसे कहा जाता है। अरे मैडम बोलना ही भाषा कहा जाता है, लेकिन उसमें किस तरीके का बोलना, किस तरीके का भाव प्रकट करना, किस तरीके के विचार प्रकट करना, उसको फिर एक लिपि में बांधा गया। जहाँ पे आप गलत विचार गलत वाक्य या शब्द बोलते हो तो वो निर्थक कहलाता है, वो मीनिंगफुल शब्द नहीं था, वर्ड्स नहीं था, सेंटेंस नहीं था। तो आपकी भाषा में सार्थकता होना बहुत ज़रूरी है। गुजराती व्यक्ति बेचारा गुजरात से कभी बाहर नहीं गया, गुजरात के एक छोटे से गांव से कभी बाहर नहीं गया। एक चीनी व्यक्ति गुजरात तक पहुंच जाता है और वो इस व्यक्ति से मिलता है। चीनी अपनी लैंग्वेज में बड़बड़ाता है, बहुत कुछ बोल देता है। बेचारे इस गांव के इस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता। तो वहाँ भाषा का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता। बाकी गुजरात के एक छोटे से गांव में जो व्यक्ति रहता था वो अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से पहचानता है। चीनी व्यक्ति चीन से आया, चीनी भाषा को वो बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है, वो उसकी मदर टंग हो गई। कहने का मतलब हम जहाँ रहते हैं हम अपनी भाषा को बहुत अच्छे से खूबी से जानते हैं और वो खूबी होना ज़रूरी है। मातृभाषा का आना बहुत ज़रूरी है।
मातृभाषा का जन्म कहाँ से होता है? तो मातृभाषा का जन्म ही हमारा घर परिवार के सदस्य और घर से होता है। बालक बोलना वहीं से सीखता है। वहाँ पर उसको शब्द ज्ञान का पता ही नहीं है कि शब्द किसे कहा जाता है, वर्ण किसे कहा जाता है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का उपयोग किस प्रकार वाक्यों में किया जाता है, उसका नॉलेज उस बालक को नहीं है। वो ब करके बाप बोलना सीख जाता है, द करके दादा बोलना सीख जाता है, प करके पापा बोलना सीख जाता है, म करके माँ मम्मी बोलना सीख जाता है। लेकिन माँ बोलना भी उसको पता नहीं कि म किस तरीके से लिखा जाता है और वहाँ पे आ की मात्रा लगती है। शब्द ज्ञान, वर्ण का ज्ञान, वो उसको उसकी फर्स्ट स्कूल या उसकी अध्यापिका से मिलता है उसको। लेकिन मातृभाषा का ज्ञान अपने घर परिवार से मिलता है। क्लियर? आगे हम अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। अगर मैं बोलूँगी ही नहीं, मैं रूठ के बैठ जाऊँगी, जाओ भाई आज मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं कुछ बोलूँगी ना, आपको कैसे पता चलेगा कि मैडम क्यों रूठ गए, क्यों पढ़ाना नहीं? भाई कुछ तो बोलो, आखिर क्या हुआ? मैडम बीमार हो, गिर गए, क्या हुआ? मैं बोलूँगी ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं किसी बात को लेकर आपको बोलती हूँ या बताती हूँ, आपको समझाती हूँ, तब हमारा आदान प्रदान की वक्ता और श्रोता की क्रिया शुरू होती है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। मुख से निकली हर ध्वनि भाषा के अंतर्गत नहीं आती, केवल सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा के सम्मिलित हो जाती। जैसे बोला मैंने भजन, इसका कुछ उल्टा कर दे, मैं बोल रही हूँ नजब, नजब का कोई अर्थ नहीं होता, भजन का अर्थ होता है। तो जहाँ अर्थ निकलते हैं, जहाँ मीनिंग निकलता है, वो वर्ण, वो शब्द, वो वाक्य, वो सार्थक मेल का रूप होना ज़रूरी बन जाता है। कुछ ऐसी ध्वनि का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ निर्थक निकले। इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि चीनी व्यक्ति ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने जो कुछ भी बोला अपनी भाषा में, वो गुजराती व्यक्ति के लिए निर्थक साबित हुआ, क्योंकि उसको उसकी भाषा का नॉलेज नहीं था। ठीक है? तो हमें कोई भी इसीलिए मैंने कहा कि हमारी हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा मानी गई है कि जिसके अंदर हम जो बोलते हैं, हमारे जो विचार है, हमारे जो भाव है, वही हम लिखते हैं। और वो जब हम लिखते हैं तो वो भाषा का सही रूप माना जाता है और उसमें व्याकरण की शुद्धता आती है। आएगा पीछे, आगे भी आएगा, आप और अच्छे से समझा सकती हूँ मैं इसको। क्या होता है कि जब आप कोई सेंटेंस लिखने बैठे, आपको एक अनुच्छेद दिया गया और आपको एक अनुच्छेद लिखना है, आप मन में बहुत कुछ बोल देते हो, आपके विचार जो उलट सुलट में सारे वाक्य एक दूसरे से जोड़ देते हैं, बराबर। पर जब आप लिखने बैठते हो ना, तो कुछ मात्राएं खा जाते हो, कुछ शब्द निगल जाते हो। जैसे शहर लिखना हो तो आपने श सलगम का लिखा, ह लिखा, र लिखना भूल गए, हे के ऊपर एक मात्रा लगा दी, र कहाँ गया? कहने का मतलब मन में बोला वो सही बोला, लेकिन लिखावट का रूप आपका बदल जाता है तो वो गलत हो जाता है। फिर आप कहते हैं मैडम मार्क्स कैसे कम आए? तो इस तरीके से कम आते हैं, क्योंकि आप जब लिखने बैठते हो तो आपकी मात्रा कहाँ लगती है, किस प्रकार लगती है, उसका ध्यान आपको नहीं होता। और उसका ध्यान रखने के लिए मोर देन लर्न, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जो पैराग्राफ पढ़ते हो उससे सेम उस पैराग्राफ को लिखने की प्रैक्टिस करो। या 10 मिनट तो निकाला करो, 10-10 मिनट करके 1 आवर लिखने की प्रैक्टिस करो। 1 आवर अच्छे से बैठ जाओ, 2 घंटे तो अच्छे से पढ़ लो। देखो फिर कोई गलतियाँ ही नहीं होगी, ट्राई करो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन करना किसे है? चलो, जब कोई छोटा बच्चा मुख से अनायास कुछ ध्वनि निकालता है तब वह भाषा के अंतर्गत नहीं आती। जैसे ब ब ब बा, उससे पहले बहुत कुछ अटपटा सा बालक बोलता है ब, 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 तो ये कोई ध्वनि नहीं हुई भाई।
ये कोई शब्द नहीं हुआ भाई, ये कोई वर्ण नहीं हुआ भाई, ये ध्वनि जो थी, जो भी थी, जो भी रही, वो बड़ी अजीब प्रकार की रही। जो भाषा माँ बोलती है बच्चा वही भाषा पहले सीखता है। माँ पंजाबी या गुजराती बोलेगी तो बालक भी सबसे पहले पंजाबी या गुजराती ही सीखेगा। जिस राज्य में आप जहाँ पे रहते हो उस राज्य में वो भाषा का प्रयोग होता है। गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, जापान में जापानी, तो उस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोलना वो भाषा का ही रूप है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से उसको बांटा गया। क्षेत्र यानी क्या? एक प्रकार का एरिया, एक प्रकार की जगह, एक प्रकार का डिस्टेंस। जैसे गुजरात राज्य यहाँ है, पंजाब कहीं और है, राजस्थान कहीं और है, महाराष्ट्र कहीं और है। गुजरात में भी आप देखोगे तो आपको भाषा, गुजराती भाषा में भी बदलते हुए रूप देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ साबरकाठा की लैंग्वेज बोलोगे, महसाणा मैहोणी लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको अलग। फिर आप राजकोट साइड जाओगे तो अलग। फिर सौराष्ट्र, राजकोट सौराष्ट्र, वहाँ अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। भुज की अलग, अहमदाबाद की गुजराती स्पष्टता ज़्यादा देखने को मिलेगी। वडोदरा से आगे सूरत, वापी, वलसाड़ तक जाओगे, वहाँ की थोड़ी चेंज देखने को मिलेगी। तो हम एक राज्य में एक ही भाषा को बहुत सारे अलग तरीके से उसको जानते हैं। परिभाषा से आगे हम देखें तो यह किसी सीमा स्थान में बोली जाती है। एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है उस जगह का कि वो भाषा वहाँ तक ही सीमित रहती है, वहाँ तक ही बोली जाती है। बोली में अब साहित्य रचना नहीं की जा सकती। जिस राज्य की जो बोली है उस राज्य के अंतर्गत जितनी भी बोलियाँ हैं तो उसमें साहित्य रचना नहीं होती भाई। बोली में लोकगीत या लोक कथा की रचना होती है। लोगों के द्वारा रची गई रचना को लोकगीत या लोक कथा कहा जाता है। लोकोक्तियाँ आती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे पहले व्रज और अवधि में साहित्य रचना की गई, लेकिन आगे चलकर खड़ी बोली विकसित होकर हिंदी के रूप में साहित्य की भाषा बन गई। यानी अभी जितने भी हमारे साहित्य हुए वो खड़ी बोली में लिखे गए, बोली गई। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तब वह भाषा बन जाती है। क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? क्या गुजरात को खा पिला के मोटा करेंगे तो वो मोटा बन जाएगा? उसका क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? उसका क्षेत्र ऐसे नहीं बढ़ेगा। उसका क्षेत्र इस प्रकार बढ़ेगा कि जैसे गुजरात में गुजराती बोली गई, पंजाब में भी गुजराती बोली गई, महाराष्ट्र में भी गुजराती बोली गई। प्रॉपर उस भाषा का जो एक स्थान दिया जाता है उसको कहते हैं उसका क्षेत्र बढ़ना। और उसका हक जो दिया गया 14 सितंबर 1949 को संविधान लागू किया गया और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कक्षा 5 से लेकर आज कक्षा 7 तक आपको यही चीज़ें पढ़ाई है, सेम टू सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको याद रखना है अब से। तो उस वक्त हिंदी भाषा का जब दर्जा दिया गया तो वहाँ पे उन्होंने उस संविधान में प्रॉपर उसके रूल्स और फॉलो करने के लिए कहा कि जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट के जो भी काम कार्यालय होंगे ना उसमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। इसीलिए राजकाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हिंदी का क्षेत्र बढ़ा। राज्यों में राज्य की भाषा नहीं बदली भाई, हिंदी भाषा का महत्व बढ़ गया, वो सभी जगह पे उसको लागू करवा दिया। देखो यहाँ पे जैसे व्रज और अवधि हिंदी की बोली है, इनमें साहित्य रचना हुई तो ये भाषा कही जाने लगी। व्रज, अवधि, खड़ी बोली, ये तीनों जो है वो हिंदी भाषा का ही रूप है। उसमें साहित्य की रचना की गई और उसमें साहित्य की जब रचना की गई तो उसको एक भाषा का रूप दिया गया।
बोली की अपेक्षा भाषा का रूप विस्तृत होता है। राजनीति, धर्म, व्यापार, साहित्य आदि के कारण महत्व प्राप्त करने वाली बोली भाषा बन जाती है। राजनीति में जो भाषा का प्रयोग किया जाए, धर्मों में जो भाषा का प्रयोग किया जाए, व्यापार यानी बिजनेस में जो भाषा का प्रयोग किया जाए, साहित्य रचना की जाए, ठीक है, तो भाषा का एक रूप बन जाता है वो। राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र की अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा कौन सी है हमारी भाई? तो हिंदी है। क्यों उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? क्योंकि वो अधिकतर लोगों में बोली जाती है। राज्यों नहीं बोला मैंने, सारे राज्यों में बहुत सारे लोग रहते हैं भाई। उन सारे राज्यों में जो लोग रहते हैं ना, उन लोग हिंदी भाषा को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, बोल सकते हैं, कहीं कहीं तो लिख भी लेते हैं वो लोग। इसीलिए हिंदी भाषा को इतना महत्व दिया गया, इसीलिए उसको राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बना, तब हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया। देखो, भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी लगभग 70% लोग द्वारा बोली जाती है। 100 लोग होते हैं, उसमें 70% तो लोग हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अभी तक इस वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। कोई बात नहीं, होगा। प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। भारत की हिंदी, जापान की जापानी, रूस की रूसी, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीसी या फ्रेंच। ये याद रखना है आपको। देखो यहाँ पे, जिस भाषा में राष्ट्र का सरकारी कामकाज किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मैंने आगे बता दिया, सरकारी कामकाज, ठीक है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की कोई भाषा पूछे तो हिंदी बोलना। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को भारत के राजकाल की भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजरात, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, सिंधी, संथाली आदि भारत के संविधान के अनुसार मान्य भाषाएं हैं। यानी ये राज्य आ गए भाई, और उन राज्य में बोले जाने वाली भाषाएं आई। याद नहीं आया तो कक्षा 6 की ग्रामर की बुक निकाल के आपका उसका फर्स्ट टॉपिक देखना, सेम टॉपिक ये है, ठीक है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए उसे लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जिस भाषा में लिखना हो उस भाषा में वर्ण और विराम चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्ण यानी स्वर व्यंजन, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, और विराम चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, एक हरा उद्धरण चिन्ह, दो हरा उद्धरण चिन्ह, बहुत सारे सिंबल है। अल्प विराम किसे कहते हैं? तो ये तो स्वर व्यंजन चिन्हों का होना, मात्राओं का होना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, अ से अ जो है उसकी ध्वनि होती है, लेकिन आ से लेकर अह तक की सारी मात्राओं का व्यंजनों के अंदर होना अति आवश्यक है। और वही हमारे वर्णों और विराम चिन्हों का ज्ञान हमें भाषा सिखाती है। देखो आगे, भाषा को सही पढ़ने और समझने के लिए उसे एक रूपता का होना आवश्यक है। जब हम भाषा एक समान होगी तब लिखी गई बात को सही रूप से समझ सकते हैं। इसके लिए विद्वानों ने भाषा के कुछ नियम बनाए और उन नियमों के आधार पर ही भाषा को लिखने का मान्यता दी गई। मानक भाषा, भाषा का एक ही रूपता के लिए विद्वानों ने जिन नियमों बनाकर भाषा में प्रयोग की मान्यता दी उसे मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। विद्वानों के नियम, खड़ी बोली का मानक रूप निश्चित करके मानक हिंदी भाषा का स्थान दिया गया।
इसी हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, विचार गोष्ठियों, समाचार पत्रों, साहित्यों में होता है। पता है आपने पत्र या कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसकी हिंदी आप पढ़ना, उस लेवल का अलग है। आप जो फिल्मों में देखते हो, फिल्मों में जो सुनते हो, वो हिंदी अलग है। आप अभी कक्षा में पढ़ रहे हो, वो हिंदी अलग है। आप कहते हो मैडम हिंदी बोलना बड़ा ही आसान है, लेकिन जहाँ पे उसका प्रयोग जिस तरीके से होता है, उसको उस तरीके से ही माना जाता है। बहुत सारे समान शब्द होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना अति आवश्यक बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है। देखो, अति आवश्यक और ज़रूरी दोनों समान है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। किसी भी भाषा का साहित्यक किसी मानक भाषा में ही लिखा जाता है। जब एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां हो, एक भाषा क्षेत्र में, गुजरात राज्य की बात की तो क्षेत्र के हिसाब से बहुत कुछ बोला गया, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आनंद से हूँ तो वहाँ पे कुछ अलग बोलते थे कुछ चीज़ों को, साबरकाठा में यहाँ पे कुछ अलग बोला गया। शादी करके आने के बाद मुझे भी बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ी, कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, मेरे आंखों के सामने होने के बावजूद हम उन चीज़ों को कुछ अलग तरीके से बुलाते थे, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बुलाते हैं, होता है। तो क्षेत्र के हिसाब से बोलियां जो है वो बदल जाती है। तब ज़रूरी हो जाता है कि किसी एक बोली को मानक मान लिया जाए, और वो है हिंदी। हाँ, क्षेत्र से संबंधित सारे कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो, उससे ही मानक भाषा कहते हैं। क्षेत्र से यानी कोई एक क्षेत्र जो होता है, उस क्षेत्र के हिसाब से जब हम उसका एक संबंधित कार्य उसके ही अंदर जब प्रयोग करते तो वो मानक भाषा कहती है। इसका उच्चारण, व्याकरण आदि निश्चित कर दिया जाता है। किसी भी भाषा का लिखित ज्ञान भंडार ही साहित्य रचना है। प्रॉपर एक भाषा दी गई जिसको हमने माना कि हिंदी में बहुत सारे साहित्य रचना है। हाँ, उन साहित्य के बाद में लैंग्वेज चेंज करके उनके देश में उसी पब्लिकेशन को, उसी बुक को एक नई भाषा का रूप में देकर वहाँ पे प्रस्तुत किया गया, वो चीज़ पूरी अलग है। लेकिन हमारे भारत देश की हम बात करें तो हमारा संविधान जो है वो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है, तो हमारे साहित्य भी हिंदी भाषा में लिखे गए। हमारे जो क्षेत्र के रूप से जो जितनी भी बोली जाती है उसका रूप भी बदल गया, वो भी बदलते गए रूप। उसका उच्चारण, व्याकरण आदि निश्चित कर दिया जाता है। इसीलिए उसका उच्चारण जो है, उसका व्याकरण के अंदर आने वाले वाक्य, शब्द, वर्ण, स्पष्टता, वो भी निश्चित कर दिया गया। यानी प्रॉपर यही होना चाहिए, तो ही हमारा साहित्य हम लिख सकते हैं, तो ही हम उसको मानक भाषा कह सकते हैं, तो ही हम उसको एक रूपता दे सकते हैं। वरना भाषा बदलती रहेगी, लोग कन्फ्यूज़ होते रहेंगे, हमारा संविधान भी हिल डुल जाएगा, हमारे गवर्नमेंट के कार्यालय भी इधर उधर हो जाएगी। आपने बिग बॉस देखी? वहाँ बिग बॉस ने एक चीज़ अलाउ की थी कि हमारे बिग बॉस हाउस में रहना है तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना है। टीवी सीरियल देखो, फिल्म देखो, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो हमें सीखना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने को मिलती है वहाँ से, बहुत सारे कार्टून में भी बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलता है। अतिशयोक्ति मत करो, लेकिन जैसे उसमें ही मत रहो ज़्यादा तौर पर। उसका भी एक समय होता है, वो समय को उस सीमा तक रहने दो। फिर अपने और हमारे लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों में भी आप थोड़ा रुचि लाओ, इंटरेस्ट लाओ। दूसरा, हाँ, ये हो गया। किसी भी भाषा का लिखित ज्ञान भंडार साहित्य कहलाता है। हमारा जो
भारत देश में हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा में जितने साहित्य की रचना की गई है ना, उन साहित्य जब आप पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर हमारा पूरे समाज का समावेश होता है। बहुत सारे लोग हमें रूबरू उन साहित्यों में मिलते हैं। आपने सुना होगा कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। तो वो जो अनुभव है ना, वो अनुभव आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है। बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, वो मायने रखता है। क्या कोई ऐसा इंसान होगा ही नहीं कि जिससे कोई गलती ना की हो या गलती ना हो गई हो। सबसे होती है भाई। हमने भी टीचर की डांट सहन की थी, हमने भी डांट खाई है, हमने भी मस्ती की है। हम भी आपके जैसे थे तो थोड़ी ना सिंसियर थे, होगे वैसे तो थे। जैसे हमें बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता था, हम अपने आप अपना कार्य बहुत अच्छे से कर लेते थे, कहने का मतलब। पर हाँ, हम भी तो स्टूडेंट्स थे। अभी ऐसा हो रहा है कि जब आप सामने हो ना, तो और अच्छे से मजा आए पढ़ने की। कुछ और बातें बताए कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे थे। हाँ, आप ये समझने के लिए आप अपने माता पिता से बात करो कि पापा आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, कैसे करते थे, मीन्स किस तरीके से आप पाठशाला जाकर आप क्या करते थे। मम्मी से पूछो। ભાઈ રહેવા દે ને, હવે એ બધું વીતી ગયું। હવે અત્યારે શું કરવું એ જો ને બેટા। ઘણી વખત આવું સાંભળવા મળતું હોય, પણ એ વસ્તુઓમાં પણ ઘણી મજા આવે। બા દાદાને પૂછો। આગળ आगे भाषा की बात करें तो साहित्य हमेशा लिखित भाषा में होता है और मौखिक भाषा में नहीं। साहित्य जो होता है, जिसकी रचना जो होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे साहित्यों की जो निरूपण किया जाता है, वो हमेशा लिखित रूप में ही होता है। इतना बड़ा साहित्य मैं बोल दूंगी तो याद कौन रखेगा भाई। उसको लिखावट का ही रूप दिया जाता है। इसीलिए साहित्य के भी दो रूप दिए गए, दो पार्ट दिए गए, दो भाग दिए गए। एक जो दिया गया गद्य साहित्य और एक जो दिया गया पद्य। पद्य यानी पाठ मत समझना, और गद्य यानी कविता मत समझना। गद्य जो होता है उसमें कहानी, इकाइयाँ, पाठ, एकांकी, साहित्य, ये सारी चीज़ों का समावेश गद्य में होता है। तो कविता में क्या आता है भाई, पद्य साहित्य में क्या आता है। पद्य यानी कविता, कवि की काल्पनिक रचनाएं। पद्य यानी पद, पद्य यानी दोहे, पद्य यानी पंक्तियाँ, पद्य यानी कविता। तो इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से लिटरेचर में यूज़ करना है, और ये लिटरेचर में, ये साहित्य में होना इसका अति आवश्यक है। इसीलिए आपको गद्यांश दिए जाते हैं, फिर पद्यांश दिए जाते हैं। गद्य को एक्सप्लेन करो, पद्य को एक्सप्लेन करो। हमें कोई पर्टिकुलर ऐसे अलग से नहीं सिखाता था। हमें तो जब कविता पढ़ने में आती थी, टीचर बोलता था ये दो पंक्तियों को स्पष्टता करके लाओ, उसका भावार्थ लिख के लाओ। और वो कोई सिखाता नहीं था कि स्पष्टता किस तरीके से की जाती है, भावार्थ किस तरीके से लिखा जाता है। ऐसा डीपली कोई नहीं सिखाता था, कोई नहीं। गद्य जो दिया है उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को लिख कर लाओ, यानी कॉम्प्रिहेंशन। पद्य जो दिया है, पद्य के अंदर आपको पोयम दी है, लेकिन जब पोयम के आप उसके उत्तर लिखने बैठते हो ना, तो उसमें कुछ बाहरी बातों का होना बहुत ज़रूरी है। बाहरी यानी विषय से बाहर नहीं जाना है, सब्जेक्ट के बाहर नहीं जाना है, लेकिन कविता के हिसाब से हमें भी थोड़ी कल्पना करनी पड़ती है भाई, जब हम पद्य के उत्तर लिखने बैठते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इन दोनों को। देखो,
गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं? गद्य साहित्य में लेखक अपने विचार अपने निबंध, लेख, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन आदि के रूप में प्रस्तुत करता है, उसको गद्य कहते हैं। तो पद्य किसे कहा जाता है? पद्य साहित्य में कवि अपनी बात कविता के रूप में प्रस्तुत करता है। विद्या के अंतर्गत कविताएं, गीत, गज़ल, दोहे, पद, चौपाई आदि आते हैं, उसको पद्य कहा जाता है। संवाद लेखन गद्य एवं पद्य दोनों में होता है। संवाद, डायलॉग्स राइटिंग दोनों में आता है। किसी भी विद्या को लिखने के लिए हमें भाषा के कुछ चिन्हों की सहायता ली जाती है। उन चिन्हों के, उन प्रतीकों को लिपि कहते हैं। आइए देखते हैं। किसी भी भाषा जिन चिन्हों के प्रतीकों की सहायता में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हमें अगर हिंदी भाषा लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें उसको देवनागरी लिपि में लिखना है। देवनागरी लिपि यानी लिखावट जो होती है वो कौन सी 3 राज्यों की भाषा है? एक तो हिंदी जिसका हमारा संविधान बना, दूसरी संस्कृत और तीसरी हमारी मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। ये तीनों भाषाएं जो हैं उसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। और लिपि यानी क्या मैं बताती हूँ, आगे आपको बता दिया है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी हैं हमारे साथ। तो जो वर्णमाला है ना बेटा, वर्णमाला यानी स्वर व्यंजन, ठीक है, व्यंजन भी समझना। इसमें मैंने लिखा म, फिर ही लिखा ह और ये लिखा ल। जब इन तीनों को साथ में लिखा गया तो शब्द बना महल। तो ये मेरी देवनागरी लिपि है जिसमें मैं हिंदी लिख रही हूँ। कहने का मतलब आप जो हिंदी लिख रहे हो ना, हिंदी भाषा जो लिख रहे हो, जिसका आप लिखित रूप दे रहे हो, जहाँ पे आप मात्रा का प्रयोग करते हो, जहाँ पे आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हो, उसको कहा जाता है लिपि। और वो लिपि जो है, वो लिपि का माध्यम जो है वो आना बहुत ज़रूरी है एक भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, आपके विचार प्रकट करने के लिए, मेरे विचार समझने के लिए और हमारे साहित्य के अंदर जो हमें ज्ञान दिया है उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का साहित्य देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसी तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाई से बाई ओर लिखी जाती है। देवनागरी एवं रोमन लिपि बाई से दाई की ओर लिखी जाती है। हम सीधा लिखते हैं, हम इस तरीके से शुरुआत, महल बड़ा है, वो लिखेंगे है, वो उल्टा शुरू करेंगे, बड़ा, ठीक है। तो दाहिने से बाएं की ओर जाना और बाएं से दाहिने की ओर जाना। हम क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं जाते। क्लियर? ओके। बेचारे बच्चे कहेंगे क्या मैडम आप भी। भाषा, लिपि, भाषा और लिपि। हिंदी देवनागरी, पंजाब गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, जर्मन, रोमन, फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, तमिल, मलयालम, मलयाली या मलयालम भाषा। भाषा को सही लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को व्याकरण कहते हैं। बहुत ज़रूरी है भाई व्याकरण को समझना। मैं आपको इतना सब कुछ समझा देती हूँ और मेरे समझाने में कुछ अलग लैंग्वेज होती तो क्या समझ पाते? मेरे भाषा में स्पष्टता नहीं होती तो क्या समझ पाते? अगर मैं एग्जाम्पल उदाहरण नहीं देती तो समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो वो व्याकरण के बाहर की भाषा कही जाती। भाषा का लिखित रूप जब सही होगा तभी समझी और पढ़ी जाती। जब आप लिखने बैठते हो ना तब सोच समझ कर अच्छे से वर्ण और वर्णों की मात्रा लगा कर लिखो। देखो कहीं पे पीछे नहीं हटोगे। आप अच्छे से शुद्धता ला सकते हो। आपकी शुद्ध वर्तन ही कंप्लीट होनी चाहिए। आज बाजार मुझे है जाना, मुझे आज बाजार जाना है भाई, तो सीधा बोलो ना, आज मुझे बाजार है जाना। उल्टा बोलने की क्या ज़रूरत है? समझ में ही नहीं आया, मुझे बाजार जाना है।
व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का सही रूप समझ सकते हैं। भाषा में वर्ण आते हैं, शब्द आते हैं, पद आते हैं, वाक्य आते हैं, सभी का रूप निश्चित होता है। इसीलिए मोहन जा रही है, माँ खाना पका रहा है, ये दोनों वाक्य जो हैं वो वाक्य विचार के आधार पर भी और व्याकरण के आधार पर भी गलत है। मोहन जा रहा है, माँ खाना पका रही है, वहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। देखो, इन वाक्यों में मोहन पुल्लिंग है लेकिन उसके लिए रही का प्रयोग किया गया है, माँ स्त्रीलिंग है लेकिन उसके लिए रहा का प्रयोग किया गया है, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। वर्ण एवं मात्राओं का सही प्रयोग होने पर ही सही अर्थ प्रकट हो सकता है। इसीलिए भाषा में व्याकरण और वर्तनी का सही रूप होना आवश्यक है, तभी पद रचना वाक्य रचना सही हो पाएगी। इस आधार पर व्याकरण के 3 मुख्य भाग होते हैं: वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, शब्द विचार, शब्द बनाना, और वाक्य विचार, सेंटेंस बनाना। इन तीनों का होना ज़रूरी है, तभी फिर आप कविता की रचना कर सकते हो। आप भी लेखक या कवि बन सकते हो भाई, आप भी साहित्य की रचना कर सकते हो जब आप इन तीनों को जान लोगे। ठीक है। वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के लिखने का सही रूप, उन्हें संयुक्त करने के बाद में सीखा जा सकता है। हमने वर्ण विचार में आगे देखा था ना कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, द्वित व्यंजन किसे कहा जाता है, ह्रस्व व्यंजन कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसे कहे जाते हैं, ह्रस्वर दीर्घ स्वर किसे कहे जाते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है, सरल वाक्य किसे कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों की बात करें, कर्ता कर्म क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है वाक्यों के अंदर। शब्दों की बात करें, शब्द विचार में भी बहुत कुछ आता है। इन तीनों को आप जान लोगे ना। शब्द के अंतर्गत उत्पत्ति, निर्माण और रचना, शब्द भेद तीनों का होना जाए। उत्पत्ति, वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, उसके भेद, वाक्य का विग्रह किस तरीके से करना, वाक्य का विराम चिन्ह कहाँ पे लगाना, कहाँ पे अल्प विराम लगाना, कहाँ अवतरण चिन्ह लगाना, कहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना, कहाँ पे विस्मयादि चिन्ह लगाना, कहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना, खड़ी पाई लगाना, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है भाई, तभी जान पाओगे। अभ्यास कार्यों की बात करें तो अभ्यास कार्य के अंदर ये अभ्यास कार्य का जितना वर्ग है ना वो आपको नोटबुक में करना है। ठीक है। और इससे अच्छे से आप इसे कर सकते हो। कुछ वाक्य दिए हैं, वो कौन सा रूप है वो बताना है, दिए गए भाषाओं की लिपि बताना है। संस्कृत तो देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी आएगा, लिपि बतानी है। फ्रेंच तो रोमन आएगा, और उर्दू तो क्या आएगी, फारसी आएगी। तो यहाँ पे भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई तथा भाषा का क्या अर्थ है, कुछ क्वेश्चन आंसर है 3rd to 7, यानी हमें ये सारा काम जो है वो नोटबुक में करना है। क्लियर? कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आए, बेझिझक मुझे बताना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। कन्फ्यूज़न मत रखना, अकेले अकेले कन्फ्यूज़ मत होना। शेयर करना, मुझसे करना, मम्मी से करना, पापा से करना, बा दादा से करना, किसी से भी, लेकिन ज़रूर पूछना मुझे कि आखिर इसमें मैडम किस तरीके से बोला गया है, किस तरीके से आता है। लेकिन पहले समझना, चैप्टर रीड करना, 2-3 बार करना, अच्छे से समझ पाओगे। तो मिलते हैं इसके बाद एक नए वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। और हाँ, एक बात, वीडियो जो है वो बड़ा लंबा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू देख लो। इस टॉपिक के मैं 4 भाग बनाऊँ 15-15 मिनट के, तो भी 1 आवर होगा। ठीक है। या तो फिर मैं एक ही
1 आवर का वीडियो बनाओ। जहाँ से आपने स्टॉप किया फिर वहीं से शुरू करो। कहाँ डिलीट होने वाला है? यूट्यूब पे डाल रही हूँ ना, तो नहीं डिलीट होने वाला। तो चिंता मत करो, अच्छे से ध्यान से पहले बुक लेकर बैठना, पढ़ना, समझना, वीडियो के साथ समझना। ऑनलाइन तो हम समझने वाले ही हैं और समझा भी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये चीज़ वीडियो के आधार पर फॉलो करनी है। जिनका मिस हो चुका है, जिन्होंने उस वक्त अटेंड नहीं कर पाए, कुछ अगत्य उनके कारण होने के कारण। बाय बच्चों।